अच्छा, 10 दिन पहले की बात है कि अम्मा लगभग मृत्युशैया पर थीं। कैंसर अपने अंतिम पड़ाव पर था और इधर अम्मा थीं कि पता नहीं कौन सी एक अधूरी आस इंतजार को आंखों में बसाए बैठी थी। उनकी आंखें और भी प्रकट सी हो गई थीं। मैं, बाबूजी और अभी भैया अच्छी तरह जानते थे कि अम्मा को किसका इंतजार था। उनकी लाडली गुनगुन का, और हो भी क्यों ना भला। आखिर अम्मा को गुनगुन दी को देखे हुए कम से कम 11 साल हो चुके थे। इन सालों में उन्होंने कितनी दफ़ा अपने मन को समझाया होगा, अपनी पहली संतान जिगर के टुकड़े को फ़ोन करने से खुद को रोका होगा, पता नहीं। मैं अक्सर सोचा करती थी कि कितना मन को मारकर हम भावनाओं को बांध कर रहना आता है अम्मा को। अम्मा जब वह अपनी बेटी को साथ न दे पाई होंगी। आज मैं एक खुद प्यारे से बच्चे की माँ बनकर समझ पा रही हूँ कि अम्मा के लिए वह कितनी दुविधा और असमंजस का समय रहा होगा, जब उन्हें बाबूजी की दहाड़ती आवाज़ में गुनगुन और परिवार के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया होगा। वैसे गुस्सा और क्षोभ तो अम्मा को भी हुआ होगा। आखिर उनका भी तो विश्वास टूटा था, पर वह उनका साथ देने के लिए घर कैसे छोड़ देती। गुनगुन दी के अलावा उनके 2 बच्चे और भी थे, मैं और अभी भैया। उफ, कैसा दिन था वो। गुनगुन दी दालान पर अपने प्रेमी के साथ सिर झुकाई खड़ी थी और बाबूजी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे थे, जब इस लड़के के साथ तुम्हें हम सबका विश्वास तोड़कर घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भागने में शर्म नहीं आई, तो अब माफ़ी किस बात की मांग रही हो। आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। अम्मा ने आगे बढ़कर बाबूजी को थोड़ा शांत करना चाहा कि इस तरह ऊंची आवाज़ में चिल्लाओगे तो अपने घर की बदनामी होगी। अपने घर की इज्जत को यूं सरेआम न उछालिए। बाबूजी ने अम्मा को गुस्से से जोर से झटका दिया। जब वह उनकी बाँह पकड़कर उन्हें अंदर ले जाना चाह रही थी, तो बाबूजी के झटके से सुकोमल अम्मा छिटक कर दूर जा गिरी। उनका मन आहत हुआ था, क्योंकि आज तक बाबूजी ने अम्मा से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। घर की बात घर में छुपने वाली नहीं थी, क्योंकि असलम के साथ घर से भागने के बाद दीदी पूरे 8 दिन के बाद लौटकर आई थी, तो वानो बनकर दिल्ली के ब्राह्मण कुल की कन्या का गैर हिंदू विवाह करना भी उस स्वेच्छा से घर से भागकर, ऊपर से दादाजी के बाद बाबूजी उनकी तरह अक्सर फुर्सत में सबको रामायण की चौपाई पढ़कर उनके अर्थ बताते हुए अपनी ओजपूर्ण वाणी से जैसे सरस्वती खुद बन जाते थे। उस घर की बेटी ने जो जघन्य अपराध किया था, तात्कालिक समाज में घोर निंदा का विषय भी था। बाबूजी को जितना प्रेम अपने परिवार से था, उतना ही अपनी ऊंची नाक से भी था। सो अपनी बेटी को माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हम 3 भाई बहनों में गुनगुन दी अर्थात अम्मा बाबूजी की सबसे बड़ी संतान थी। दीदी अगर अम्मा की लाडली थी, तो मैं बाबूजी की आंखों का तारा थी, और हम 2 बहनों के बीच अभी भैया घर में सबके प्रिय पुत्र थे, वंशधर जो थे। परंपराओं को निभाने वाले हमारे परिवार में जब बेहद खूबसूरत दीदी ने जन्म लिया, तो अम्मा फूली नहीं समाई। दीदी की सुंदरता ने अम्मा को पहली संतान लड़की होने के तानों से भी बचा लिया था। बचपन में गुनगुन दी प्यारी सी तो थी ही, जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी खूबसूरती और भी निखरती गई। गुनगुन दी सुंदरता देखकर रिश्तेदार और जान पहचान वाले तो कभी मजाक मजाक में, कभी लाड़ में कह भी देते थे, प्रशांत जी और साधना जी की बड़ी बेटी कितनी खूबसूरत है। सुनकर जहाँ दीदी पुलकित हो जाती, बाबूजी एकदम उखड़ से जाते और जल्दी से गुनगुन दी की शादी कर दें। एक रात अम्मा ने बाबूजी को आशंकित होते हुए कहा, क्योंकि इन दिनों दीदी आईने के सामने ज़्यादा समय गुजारने लगी थी और पढ़ाई से उनका मन उचट सा गया था। अम्मा को लगता कहीं किसी के प्रेम में तो नहीं पड़ गई उनकी लाडली, इसीलिए उन्होंने बाबूजी से उनके विवाह की बात छेड़ी, तो अम्मा के मन में चल रहे द्वंद्व से अनजान बाबूजी ने कहा, अभी गुनगुन का BA फाइनल हो चुका है, अगर वह आगे नहीं पढ़ना चाहती तो उपेंद्र त्रिपाठी जी काफ़ी दिनों से अपने इंजीनियरिंग लड़के सुशांत के लिए गुनगुन का हाथ मांग रहे हैं। तुम कहती हो तो अगले रविवार को उन्हें घर बुलाकर लेते हैं, तो इसी साल इनकी शादी भी कर देंगे। बाबूजी की बात सुनकर अम्मा अस्वस्थ होकर उस रात चैन से सो तो वहीं, कदाचित भविष्य से अनजान। उस रात गुनगुन दी जब पानी लेकर किचन में जा रही थी, तो उन्होंने अम्मा बाबूजी की बात सुन ली। वापस कमरे में आकर देर तक गुनगुनाती रही थी, मुझे तो अभी शादी नहीं करनी, और शायद थोड़ा सा रोई भी थी। मुझे गले लगाकर सो गई थी। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, इतना अंदाज़ा वो लग गया था कि गुनगुन दी अभी बाबूजी की पसंद के लड़के से शादी करने को आसानी से तो नहीं मानेगी, क्योंकि दीदी किसी असलम नाम के लड़के से ज़्यादा घुलने मिलने लगी। इसकी भनक मुझे और भैया को अपने दोस्तों के द्वारा मिलती रहती थी। 12वीं पढ़ने वाली में कोई छोटी बच्ची नहीं थी। भैया तो दीदी के कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, पर गुनगुन दी ऐसे ही घर से भाग जाएंगी यह तो किसी ने नहीं सोचा था। अपनी सहेली प्रीति की शादी में शामिल होने के लिए दीदी अम्मा से कह गई कि अम्मा, प्रीति की शादी में सभी सहेलियां रात भर रुक रही हैं, मैं भी रुकना चाहती हूँ। कल सुबह ही प्रीति की विदाई है, उसके बाद तुरंत आ जाऊँगी। आप बाबूजी को कैसे भी मना लेना। अम्मा अपनी लाडली को मना
नहीं कर पाई। जाते जाते दीदी पलटी और कसकर अम्मा के गले लगी। उस वक्त अम्मा को अपनी गुनगुन पर जाने कैसा लाड़ आया कि अपने गले से सोने का हार निकाल कर दीदी को पहनाते हुए बोली, शादी में जा रही है गुनगुन, ये ले सोने का, पहन ले, संभाल कर रखियो। दीदी ने अम्मा के पैर छुए और फिर घर के ठाकुर जी को भी प्रणाम किया। तो उस वक्त दीदी का अम्मा के पैर छूना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने यूं ही उनको छेड़ते हुए कहा, गुनगुन दी, आप अपनी सहेली की शादी में जा रही हो या खुद अपनी शादी में? आप अम्मा के पैर क्यों छू रही हो? बदले में दीदी मुस्कुराई और मेरे गाल खींचते हुए खुशी खुशी शादी में जाने को निकल गईं। अभी भैया तो उन्हें प्रीति दी के घर तक छोड़कर आए थे। अगले दिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। बाबूजी के दफ्तर से आने का समय भी हो गया। अम्मा ने प्रीति के घर फ़ोन लगाया तो उनकी बहन ने बताया, रात गुनगुन दी जयमाल के तुरंत बाद घर से निकल गई थी, यह कहकर कि ज़्यादा रात तक न रुक सकेंगे, उनके बाबूजी नाराज़ होंगे। प्रीति के घर में भी सबको बाबूजी के गुस्सैल स्वभाव और पारंपरिक होने का पता आता किसी ने दीदी को रुकने की जिद नहीं की थी। अब घबराकर अम्मा ने आशंका जताते हुए लगभग रोते हुए कहा कि अगर गुनगुन कल रात ही जब घर के लिए निकल गई थी तो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? आखिर कहाँ है मेरी फूल सी कोमल बच्ची? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। अभी तेरे बाबूजी आते होंगे, उनको क्या जवाब देंगे? कहकर दादी ने अभी भैया को गुनगुन दी के तमाम दोस्तों के घर पूछने को भेजा और मुझे सबको फ़ोन पर पूछने को कहा। तब स्मार्टफोन नहीं आया था, सो व्हाट्सअप नहीं हुआ करता था। इधर दीदी को सुबह से जब भी फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में उनका फ़ोन उनके कमरे टेबल पर पड़ा मिला, जिसे दीदी ने जानबूझकर छोड़ा था या गलती से छूट गया था, इसका पता नहीं। उस रात दीदी जब दोस्तों के घर और फ़ोन दरियाफ्त करके भी नहीं मिली तो मजबूरन बाबूजी को बताना पड़ा। सुनते ही वह तो पहले अम्मा पर बिगड़े, फिर चाचा और दादी के साथ कुछ मशवरा करने लगे। पुलिस में तो जाने की सवाल ही नहीं उठता, इससे परिवार की बदनामी जो होती। पूरे 7 दिन सब परेशान होने ढूंढते रहे। क्या मजाल जो दीदी की किसी दोस्त या सहेली ने उनके असलम के साथ भाग जाने के बाबत कुछ भी बताया हो। अम्मा ने रो रो कर जब दादी को बताया तो छोटे चाचा और जब बाबूजी जाकर थाने में रपट लिखवा आए और वहाँ भी बात को ज़्यादा न फैलाने की विनती कराए। खैर बात तो फैलनी थी और फैली भी खूब। इतनी घर से निकलते जो जान पहचान का मिलता बस एक ही सवाल पूछता, गुनगुन का कुछ पता चला? गुनगुन पूरे 8 दिन बाद असलम से निकाह करके आई। सब चौंक गए थे। हम दोनों भाई बहन को तो थोड़ी भनक भी थी कि गुनगुन दी किसी असलम नाम के लड़के से मिलती है, पर अम्मा जी बाबूजी को तो दीदी और असलम के मेलजोल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनकी तो धरती ही डोल गई थी। गुनगुन दी ने पूरे परिवार को दुनिया समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। किसी गैर हिंदू लड़के के साथ घर से भाग जाना और फिर पूरे 7 दिन बाद वापस आना, इस बीच पूरे परिवार को लोगों के तानों से बेधा जाना एकदम असहनीय होता जा रहा था। इससे बाबूजी का क्रोध और आक्रोश दीदी पर बढ़ता ही जा रहा था। अगर पहले आ जाती तो शायद परिवार बदनामी से बच जाता, पर आई तो पूरे 7 दिनों के बाद। 8वें दिन जब तक इस बार पूरे शहर में बात फैल गई और साथ में यही भी बात फैल गई कि अम्मा बाबूजी का शासन कमज़ोर है, बेटियां अनुशासित नहीं। बहुत बड़ी बात थी कि एक माता पिता की परवरिश पर समान सवाल उठा रहा था। बाबूजी को तो गुनगुन दी को कभी माफ़ नहीं कर पाई। उस दिन वापस आकर दीदी कितना रोई, गिड़गिड़ाई, एक तरह से बाबूजी के पैरों में लौट गई। पर बाबूजी पत्थर के हो गए थे। जिस समाज में आज तक सर उठाकर चलते आए थे, वहाँ बाप दादा की पगड़ी उछालने वाली अपनी कुलच्छनी बेटी को कैसे माफ़ कर देते? बाबूजी और चाचा जी एकदम अटल खड़े थे। अम्मा और चाची की जुबान कैसे खुलती जब गलती उनकी बेटी की थी। दादी ने तो हद कर दी, उनके चेहरे पर इतना क्रोध मैंने तो कभी नहीं देखा। जब गुनगुन दी और जीजा जी दादी के चरण स्पर्श करने को झुके तो उन्होंने पैर पीछे कर लिए और बड़े ही अपमानजनक शब्द कहे। दादी ने लगभग दीदी को खुद से परे करते हुए कहा था, अब तुम ब्राह्मण कुल की नहीं हो। बस अपमान का शायद आखिरी घूंट था वो गुनगुन दीदी के लिए। तब जो असलम का हाथ पकड़कर पलटी तो फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। बाबूजी और अम्मा के पैर के पास की मिट्टी उठाया और उसी ने अपने पियर की गांठ समझकर अपने आंचल में बांधा था। असलम के साथ निकल गई थी। उड़ती उड़ती खबर आती रही कि उनके 2 बच्चे और वगैरह वगैरह। आगे जाकर भैया की नौकरी पहले आगरा में लगी तो शादी के बाद उन्होंने अम्मा की हालत देखते हुए किसी तरह कोशिश करके अपना तबादला दिल्ली करा लिया, पर तब तक अम्मा को जानलेवा रोग ने जकड़ लिया। संजोग से मेरी शादी दिल्ली में ही हुई थी, सो मायका छूटकर भी नहीं छूटा, पर अम्मा के लिए हम सब मिलकर भी गुनगुन दी की जगह ना भर सके थे। बाबूजी अम्मा के सामने तो जैसे गुनगुन दी का नाम तक लेना वर्जित था। दादी जब तक जिंदा रहीं गुनगुन दी को सापती और गरियाती ही रहीं। कालांतर में उनके साप का असर भी हुआ। ईद के वक्त भैया का एक दोस्त निजाम दिल्ली अपने घर आया तो भैया से मिलने हमारे घर भी आया था। तभी उसने यह खबर सुनाई कि गुनगुन दी बहुत दुखी है। असलम के स्टूडियो का काम कुछ घाटे में चल रहा है।
और अब वह चौथे बच्चे को जन्म देने वाली है। उनके 3 बच्चे हो गए सुनकर अम्मा बहुत विचलित हुईं। निजाम के हाथों पैसे और काफ़ी सारा सामान भिजवाया भी था। पता नहीं कैसे बाबू को पता पड़ गया और वह अम्मा पर काफ़ी नाराज़ हुए थे। कदाचित दीदी के घर से भाग जाने और विश्वासघात करने का माफ़ नहीं कर पाए थे। उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ थी कि अगर दीदी और असलम का प्यार सच्चा था और वह दोनों शादी करना चाहते थे तो कम से कम अपने परिवार वालों की मर्जी तक इंतजार करना था। हर परिस्थिति में डटकर सामना करना और जीतना, यह देखते आए हम अपने पूरा परिवार में। और गुनगुन दीदी तो इसी परिवार का अंश थी। बहुत खूबसूरत दीदी शायद बहुत जल्दबाजी में भविष्य का फैसला कर लिया था। बात यह नहीं कि असलम उनका सही जीवन साथी या कोई और अच्छा जीवन साथी साबित होता। बात है उन्होंने निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी। कुछ निर्णय हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो सिर्फ अकेले नहीं लिए जा सकते। शादी विवाह का निर्णय भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि हमने अपने आप को खुद जन्म नहीं दिया। ऐसे में हमें जन्म देने वालों का भी तो हम पर अधिकार होता है। अनुभव की बातें तो बुजुर्गों के हाथों में होती है। उतावलापन उत्साह विवाहों का स्वभाव है। गुनगुन दी ने जो भी किया उससे परिवार तो टूटा ही गया था। बाबूजी एकदम खामोश हो गए थे। सबसे ज़्यादा टूटी अम्मा, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से दूर कभी नहीं रह पाती और यहाँ तो उनकी लाडली ना उनसे सिर्फ दूर हुई बल्कि उनका विश्वास भी तो तोड़ा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अम्मा अब उम्र से काफ़ी बड़ी दिखने लगी थी। जब दादी भी नहीं रहीं तो अम्मा अपने मन की बात मन में रखते रखते और भी उदास रहने लगी। पता नहीं कब यहाँ जानलेवा रोग उन्हें ग्रस्त कर गया। उनका कैंसर जब तक पता चला लास्ट स्टेज था। वैसे भी ब्लड कैंसर का मरीज बिल्ले ही बच पाता है। बाबूजी ने इलाज के लिए एक घर तक बिकवा दिया। भैया ने अपने सारे पैसे विभूति नैया निकलवा लिए। अम्मा को बचाने के लिए जैसे सब कुछ दाव पर लगा बैठा था मेरा परिवार। अन्नू, लगता अम्मा अब नहीं बचेंगी। भर्राई गले से जब भैया ने कहा तो मैं जैसे अतीत के गलियारे से वर्तमान में वापस आ गई। मैंने कुछ सोचकर कहा, भैया अम्मा की जान गुनगुन दी में अटक पड़ी है, एक बार उनको बुला दे, शायद उनसे मिल लें तो। पर बाबूजी को कैसे राजी करें। बाबूजी को मनाना इतना आसान नहीं था। लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब बाबूजी गुनगुन दी को बुलाने के लिए और उन्हें अम्मा से मिलवाने के लिए आसानी से मान गए। अभी भैया और मैं अगले दिन ही दीदी से मिलने और उनको लाने का निश्चय करके निकल गए। मैं नहीं जानती, मुझे पता था कि दीदी अपने गर्भ के अंतिम महीने में चल रही थी। मेरा जाना जरूरी था। मैं अभी भैया के साथ दीदी के लाने रवाना हो गई। दीदी के ससुराल पहुंचे तो घर के बाहर काफ़ी लोग जमा थे। वहाँ ऐसा लग रहा था कोई अनहोनी हुई, क्योंकि मातम जैसा माहौल था। घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। हमें बाहर ही रोक दिया गया। अपना परिचय दिया तो रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई। किसी ने कहा, भागी पूरी ज़िंदगी अपने मायके वालों को तरसती रही, इंतज़ार करती रही, वह आए भी तो मैयत के समय। मैं कुछ समझी नहीं। ऐसे समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी कि जो अंदेशा मुझे हो रहा है, हे भगवान, वह सच न हो। भैया तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब दीदी के सास ने आगे बढ़कर कहा, आप गुनगुन के भाई हो ना, अच्छा हुआ आप आ गए। इस वक्त हम चाहते थे कि उसका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो। हम जब आप आ गए तो अपनी बहन की अर्थी को कांधा आप ही देना। अरे भैया ने यह खबर एकदम अविश्वसनीय लग रहा था। अम्मा की लाड़ो हमारी गुनगुन दी अब इस दुनिया में नहीं रही। जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने चौथे बच्चे को जन्म देते हुए कमजोरी की वजह से दुनिया से चली गई। मैंने बदहवास होकर बाबूजी को फ़ोन किया तो फ़ोन चाचा जी ने उठाया। हम कुछ कहते उसके पहले ही चाचा जी रोने लगे। आवाज़ आई, बोले, अन्नू तुम और अभी यहाँ जल्दी आ जाओ, भाभी चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है। सुनकर मुझ पर तो जैसे वज्रपात हुआ। अगर आसमान फट जाता, धरती खिसक जाती तो मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना यह जानकर कि उधर अम्मा नहीं रही, इधर गुनगुन दी भी रुखसत हो गई। कैसी विडम्बना थी। एक समय में माँ बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, जिन्हें इस दुनिया ने जाति समाज के बंधनों में जकड़ कर मिलने नहीं दिया। शायद उस दुनिया में से, उस लोक में जहाँ कोई बंधन नहीं होता, वहाँ उनकी आत्मा मिल सके। जब हम वहाँ से वापस आए तब अम्मा का फ़ोन निकाला और देखा दीदी का आखिरी मैसेज था, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार आपसे मिलना है, एक बार अपने दर्शन की अनुमति दे दो अम्मा। काश ये मैसेज मैंने पहले देख लिया होता। मेरा पछतावा तो उम्र भर का है। अम्मा, बाबूजी ने तो गुनगुन दी को माफ़ कर दिया, पर क्या मैं खुद को अनजाने में की हुई इस गलती के लिए माफ़ कर पाऊँगी। शायद वहाँ गुनगुन दी अम्मा की गोद में चैन से सो रही हों। इस निर्मम दुनिया से परे एक माँ अपनी बेटी को कलेजे से लगा कर सुकून पा रही हो।